नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज बात करेंगे हम चंद वंश में जगत चंद की। जगत चंद की बात करने से पहले दोस्तों हम थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। दोस्तों हमने कल बाज बहादुर के बारे में पढ़ा कि वो कैसे एक बाजा से राजा बना, ठीक है, बाज बहादुर चंद, ठीक है, और उसे बहादुर की उपाधि कैसे मिली, किसने दी, उसने क्या क्या युद्ध लड़े, किस किस तरह से उसने अपना जो राजस्व था वो किस तरह से बढ़ाया, उसने अपना राज्यकाल कैसे किया और उसने अपने राज्य क्षेत्र को कैसे कैसे बढ़ाया, ठीक है। इन सब घटनाओं पे हमने कल बाज बहादुर चंद पर चर्चा करी थी। इसके बाद हमने उद्योग चंद के बारे में चर्चा करी थी। उद्योग चंद ने किस तरह से डोटी के राजाओं को हराया, डोटी के राजाओं को मुंह की खानी पड़ी और डोटी के राजाओं को उसने धूल चटा के रख दी। और उद्योग चंद के बारे में दोस्तों हमने ये भी चर्चा करी थी कि उद्योग चंद ने किस तरह से युद्ध जीते और कैसे कैसे कुमाऊं को गढ़वालियों ने और डोटियों ने घेर लिया था, फिर भी उद्योग चंद ने दोनों को हरा दिया। और यहाँ तक कि डोटी के राजा को इतना दौड़ाया कि अजमेरगढ़ से लेके और वो अपनी शीतकालीन राजधानी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा और उससे संधि करवाई। संधि के में जो नतीजा निकला वो ये निकला कि जो डोटी के राजा होंगे वो चंद राजाओं को टैक्स देंगे। कहाँ एक वक्त था जब चंद राजा डोटी के राजाओं को टैक्स दिया करते थे, ठीक है। इस तरह से इसकी महान महान जो इसने कार्य किए उन पर हमने चर्चा करी थी। इसके बाद हमने एक महान वीरांगना थी जो कि तीलू रौतेली थी, उनके बारे में भी हमने चर्चा करी थी, ठीक है। किस तरह से उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई, 7 साल उन्होंने युद्ध लड़ा अपनी 2 सहेलियों के सपोर्ट से। किस तरह उनकी 2 सहेलियां मारी गईं, किस तरह से उनकी घोड़ी बिंदुली मारी गई, ठीक है, किस तरह उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया, उस पर हमने चर्चा करी थी, ठीक है दोस्तों। और इन सब चर्चाओं के बीच शायद एक चीज़ थी जो मैं बताना भूल गई कि तीलू रौतेली जो है, तीलू रौतेली को जो है क्या कहा जाता है, गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है, ठीक है। तो गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है, तीलू रौतेली को कहा जाता है, ठीक है। और कुमाऊं की झांसी की रानी जिया रानी को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 प्रश्नों में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। तीलू रौतेली गढ़वाल की झांसी की रानी और जिया रानी कुमाऊं की झांसी की रानी, ठीक है दोस्तों। तो तीलू रौतेली की बहादुरी की चर्चा हमने करी थी दोस्तों। तो दोस्तों आइए आज हम पढ़ते हैं जगत चंद के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आज हम चंद राजवंश में जगत चंद एक राजा हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो जगत चंद्र के काल का समय था इतिहास में ये सबसे उत्कर्ष काल माना जाता था। और इसने सिर्फ 12 साल की ही 12 साल तक ही इसने शासन किया था। और इतनी कम अवधि में भी इसने जो जनता से जो भी यश प्राप्त किया वो शायद किसी और दूसरे चंद नरेश को नसीब हुआ होगा। वह प्रजा के कार्य में प्रभुत रुचि लेता था और देश धन धान्य से परिपूर्ण था। तराई भावर से 9 लाख रुपए की जो आय आया करती थी वो इसी राजा के समय आया करती थी। तो प्रश्न बन जाता है कि 9 लाख रुपए की जो आय आया करती थी कुमाऊं में वो किसके समय आया करती थी, तो वो जगत चंद के समय आया करती थी, ठीक है दोस्तों। और ऐसा भी माना जाता है कि विद्वानों ने इसके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा है, ठीक है। क्या कहा है, स्वर्ण काल। तो प्रश्न बन जाता है कि कुमाऊं का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है, तो वो जगत चंद के समय को कहा जाता है, ठीक है, जगत पाल चंद के समय को। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि उद्योग चंद व ज्ञान चंद की जैसे ही जगत चंद को भी गढ़वाल से बार बार चुनौतियां मिल रही थी, ठीक है दोस्तों। गढ़वाल से बार बार चुनौतियां मिल रही थी। अपने पिता ज्ञानचंद्र और उसके पहले जो राजा हुआ करते थे उनकी भांति इसको भी बार बार चुनौतियां मिल रही थी। तो अपने पिता ज्ञानचंद्र के साथ पहले जो था ये गढ़वाल के विरुद्ध लड़ चुका था, पहले भी लड़ चुका था। और जगत चंद के जो बरम ताम्र पत्र है, एक बरम ताम्र पत्र से ये ज्ञात होता है कि जब ज्ञानचंद्र के समय वीरेश्वर जोशी और बैदपुरी के जो बाधानगढ़ की जो लड़ाई थी उसमें इसने जासूसी करी थी, ठीक है, गुप्तचर का काम किया था, जिससे राजाओं को बाधानगढ़ फतेह करने में बहुत ज़्यादा सफलता मिली थी, जैसा कि हम ज्ञानचंद्र के सेक्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों जगत चंद ने अपने राज्याभिषेक अभिषेक के पहले ही वर्ष में लोहावागढ़ और बधानगढ़ पर चढ़ाई कर दी, ठीक है। और वहां से गढ़ सेना को जो है उसने मार भगा दिया। जो भी गढ़ सेना थी गढ़वालियों की, उसको मार भगा दिया। क्योंकि ज्ञानचंद की मृत्यु के तुरंत बाद ही जो गढ़ नरेश थे, गढ़ नरेश ने बाधानगढ़ को और मतलब आदि क्षेत्रों पर उसने कब्जा कर लिया था, ठीक है। वह श्रीनगर की ओर चल पड़ा। श्रीनगर पे गढ़नरेश फतेह शाह था एक, ठीक है। फतेह शाह उस समय इस राजा हुआ करता था गढ़वाल का, ठीक है ना दोस्तों। और इसका भीषण उसके बीच में और इसके बीच में भीषण संग्राम हुआ, ठीक है, मतलब भीषण युद्ध हुआ। और जो फतेह शाह था, फतेह शाह हार गया और हार मानकर देहरादून भाग गया, ठीक है। और कुछ लोगों का कहना है कि वो देहरादून नहीं भागा था, वो रानीघाट भागा था, लेकिन जो भी हो वो भाग गया था, ठीक है। और श्रीनगर पर जगतचंद का अधिकार हो गया। उसने कुमाऊं के साथ साथ श्रीनगर पर भी, गढ़वाल पर भी उसने अपना अधिकार कर लिया। और उसने इस नगर की जो इतनी लूट खसूट करी और उसे लगभग वीरान ही कर दिया था, मतलब पूरा कतई लूट लाट के ले आया, उसे कतई वीरान करके डाल दिया, कुछ बचाया ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसने लूट खसूट करी, लूट खसूट करके बिल्कुल वीरान कर दिया गढ़वाल को, ठीक है। गढ़वाल को कहते लूट लिया इसने। और उसके बाद इसने क्या करा, वहाँ पे अपना एक प्रतिनिधि छोड़ दिया, ठीक है, जगतचंद ने, और वापस आ गया, ठीक है। तो जैसे ही ये वापस आया तो फतेह शाह ने इस प्रतिनिधि को मार भगाया और अपनी सेना लेकर उस पर चढ़ाई कर दी और कुमाऊं की कत्यूर घाटी में भी आक्रमण कर दिया। और इसके बाद इसने अपनी सेना लेकर, एक बड़ी सी सेना लेकर उसके प्रतिनिधित्व को मार भगाया। और मार भगाने के बाद कुमाऊं में जाकर उसने कत्यूरी घाटी में आक्रमण कर दिया, ठीक है। और एक गरुड़ा ग्राम है जो कि गरुड़ में है, ठीक है। और बैजनाथ घाटी रौंदने के बाद उसने गरसार ग्राम को भी, बद्रीनाथ मंदिर में को भी चढ़ा, मतलब उसमें भी उसने चढ़ाई कर दी, ठीक है। और दोस्तों जगत चंद्र भी जो है अपने पूर्वजों की तरह ही था। जैसे इसके पूर्वज हुआ करते थे, ज्ञानचंद्र हो गया, बाज बहादुर हो गया, और भी इत्यादि जो इसके पूर्वज थे, उनके ही जैसा ये भी था। तो ये भी मुगलों के साथ अच्छे संबंध बना के रखता था। और मुगलों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए ये जो था समय समय पर बहुत ही कीमती कीमती पहाड़ी चीज़ें, पहाड़ी भेंट उसे जो है उपहार के रूप में दिया करता था। और उनमें घोड़े हुआ करते थे, और खाड़ें हुआ करती थी, खुखरी हुआ करती थी, कस्तूरी हुआ करती थी, निखीसी हुआ करते थे, गजगाहा हुआ करते थे, और सोने चांदी के बर्तन भी हुआ करते थे, ठीक है, चंवर भी हुआ करते थे। इत्यादि चीज़ें जो थे वो उपहार के रूप में वो समय समय पर मुगल बादशाहों को भिजवाता रहता था, ठीक है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि ये राजा जो था ये अपने पूर्वजों की तरह ही था, अपने पूर्वजों की तरह मुगल शासकों से अच्छे संबंध रखता था, ठीक है दोस्तों। और बदले में जो वहाँ का जो राजा हुआ करता था, मुगल हुआ करते थे, वो उसे अभयदान दिया करते थे, ठीक है। और जगतचंद ने जुआरियों पर भी रोक लगाने की कोशिश की। जब जुआरियों पर ऐसे रोक नहीं लगा तो उसने जुआरियों, जो भी जुआ खेलते हुए पाएगा उस पर कर लगाना चालू कर दिया, टैक्स लगाना चालू कर दिया, ठीक है। और बेचारे की लास्ट में चेचक की वजह से दुखदायी मृत्यु हो गई। तो ये तो इसकी जीवनी थी। आइए कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर हम बात कर लेते हैं जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो इसका जो शासनकाल था, वो इसका शासनकाल लगभग इतिहासकारों की माने तो 1708 से 1720 तक रहा, ठीक है। और इसके काल को जो है स्वर्ण काल कहा, ठीक है, कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा, ठीक है दोस्तों। तो कुमाऊं का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? जगतचंद के काल को कहा जाता है। इसके शासनकाल में पद्मदेव पांडे ने टीका जगत चंद्रिका नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है दोस्तों। किसकी? टीका जगत चंद्रिका, पद्मदेव पांडे के समय इसने जो है पुस्तक की रचना करी थी। और इसने 1715 में गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर को जीता था, जैसा कि मैंने अभी आपको पूरी इसकी जीवनी में बताया था, ठीक है। और इसने श्रीनगर को जीता। और उसके बाद इसने क्या करा, इसने मतलब जुआरियों पर टैक्स लगाई, मतलब जुआरियों को रोकने की कोशिश करी, पर वो नहीं रुके। तो उनको रोकने के लिए इसने टैक्स का निर्धारण किया, टैक्स लगाया, ठीक है। और अंत में इसने उत्तर भारत में साम्राज्य संकट, अवध और पंजाब पुस्तक उद्धृत की थी। और 1720 में चेचक से इसका निधन हो गया था, ठीक है दोस्तों।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं देवकी चंद की। अगर हम देवकी चंद की बात करें दोस्तों, तो देवकी चंद जो है, इसका समय जो था वो 1720 से लेके 1726 तक ये मात्र मतलब इसका शासनकाल रहा। ठीक है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये अपनी चटुकता से घिरा हुआ था और ये कुमाऊं के तुगलक के रूप में जाना जाता था। इसे कुमाऊं के तुगलक की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, लोग इसे कुमाऊं का तुगलक कहा करते थे। और ये जो राजा था, ये राजा अपने आप को विक्रमादित्य के समान बनने के लिए इसने बहुत सारे जो है राज विरोधी काम करे और ये विचित्र निर्णयों के लिए प्रसिद्ध था। यह तरह मतलब ये अजीब अजीब से निर्णय लेता था। इसके निर्णयों से लोग हंसते थे। पागलपंती राजा था ये, बिल्कुल पागलों जैसा था, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, वैसे ही ये था, वैसे ही हरकतें करता था पागलों जैसी। ये अपने राज में इस हद तक पागलपंती करता था दोस्तों कि इसने मतलब ऐसा बोल दिया कि देखो, मेरा ये आदेश है, हवालबाग के चीड़ के जो पेड़ हैं उन्हें वस्त्र पहना दिए जाएं। तो जनता हंसने लगी, क्योंकि इसलिए पहना दिए जाएं ताकि पेड़ों को ठंड ना लगे। बताओ, ये पागलों जैसी हरकतें हैं या नहीं है। और एक बार ये श्रीनगर को जीतने की चाहती से श्रीनगर को जीतने गया, पर श्रीनगर को जीत नहीं पाया। तो इसने क्या काम करा, इसने मतलब अपने ही किसी पहाड़ी का नाम श्रीनगर रख दिया और बिना खून खराबे के इसने विजय उत्सव मनाया और एक अफगान दाऊद खां था, उसको अपना सेनापति नियुक्त कर दिया और दिल्ली और रोहिलखंड के विरुद्ध सहयोग। तो दोस्तों, ये इस तरह की हरकतें किया करता था और इसने दिल्ली व रोहिलखंडों के विरुद्ध सहयोग प्रदान किया। इसने दिल्ली के एक शहजादे साबिर शाह था, साबिर शाह नाम का एक शहजादा था, उसको इसने कुमाऊं में शरण दी थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि देवकी चंद के द्वारा किस दिल्ली के शहजादे को शरण दी गई थी। तो शहजादे साबिर शाह को दी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए कुछ हम जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं उन्हें और इन्हें नोट भी कर लीजिए। हमने इसकी जीवनी पर तो चर्चा कर ली, अब कुछ जो प्रश्न बन जाते हैं जिन पॉइंटों पर, जिन बिंदुओं पर, हम वो बिंदु देख लेते हैं। सबसे पहला कि कुमाऊं के तुगलक की संज्ञा दी गई इसे। ठीक है, प्रश्न बन जाता है कि कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है, तो देवकी चंद को कहा जाता है। ठीक है, और इसने विजय उत्सव मनाया था। क्योंकि इसने श्रीनगर की राजधानी जीती थी और श्रीनगर में मतलब हमला किया था, श्रीनगर तो जीत नहीं पाया, तो इसने एक पहाड़ी का नाम जो है अपना रख दिया और इसलिए इसने विजय उत्सव मनाया। ठीक है, और ये अपने आप को क्या समझता था, ये अपने आप को विक्रमादित्य की जैसा बनना चाहता था। ठीक है, और इसके निर्णय जो हुआ करते थे वो विचित्र हुआ करते थे और इसने एक दाऊ खां सेनापति था, उसे इसने नियुक्त किया था। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न बन जाता है कि दाऊ खां, इसका सेनापति कौन था, दाऊ खां था। ठीक है, रोहिलखंड के विरुद्ध भी इसने मतलब छेड़ी थी और दिल्ली के शहजादे को इसने शरण दी थी। ठीक है दोस्तों।